एक मिल जेएस मिल है, आप लोग पढ़ेंगे आने वाले सेमेस्टर्स में। विचारक रहे हैं, पाश्चात्य विचारक, परंपरागत पुराने विचारक रहे हैं ये। तो इन्होंने कहा था एक समय में, तो उस समय इन्होंने कहा कि लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए इन्होंने प्रतिनिधित्व के बारे में क्या कहा था। इन्होंने कहा कि सब लोगों का लोगों द्वारा समान तौर से प्रतिनिधि शासन हो। मतलब लोग जो हैं, मतलब सभी का समान रूप से प्रतिनिधित्व होना चाहिए राजनीतिक व्यवस्था में। प्रतिनिधि लोगों की बहुमत मात्र द्वारा समस्त लोगों का शासन है। इन्होंने कहा कि जो प्रतिनिधि है या रिप्रेजेंटेटर है, जो वो क्या है कि बहुमत मात्र द्वारा समस्त लोगों का शासन है। मतलब जब लोग जो है इलेक्शन में भाग लेते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं, तो जिसको बहुमत मिलता है वो जो है रिप्रेजेंट करता है पूरी जनता को। मतलब एक कोई खड़ा है इलेक्शन में, इसे हम कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में समझे तो एक कोई इलेक्शन में खड़ा है, वो हम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, कोई एक व्यक्ति है। अब लोग जो हैं उसे बहुमत देंगे और अपने तरीके से मतलब बहुमत देंगे और फिर उसको सरकार स्थापित करने के लिए कहेंगे जो खड़ा हुआ है इलेक्शन में। फिर जो जीत जाएगा, जिसको बहुमत मिल जाएगा, वो क्या करेगा, जनता का एक तरीके से वो प्रतिनिधि है, जो जनता चाहती है वही करेगा वो। तो ये जो है प्रतिनिधि जो होता है बहुमत के द्वारा जो है शासन करता है और समस्त लोगों पर शासन करता है, बट लोगों की इच्छाओं की पूर्ति के साथ में शासन करता है। तो ये मिल ने कहा। अब बेसिकली हम समझ लेते हैं कि प्रतिनिधित्व होता क्या है। प्रतिनिधित्व जो है वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समस्त नागरिकों या उनके किसी अंश की अभिवृत्तियां, अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड, अधिमान्यताएं, मतलब उनकी जो मान्यताएं हैं, दृष्टिकोण एवं इच्छाओं को उनके सुव्यक्त अनुमोदन के साथ उनमें से ही एक वर्ग उनकी ओर से उसे सरकारी कार्य का रूप प्रदान करता है और जिनके प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं पर उनका बाह्यकारी प्रभाव होता है। मतलब इसको हम इजी वे में समझते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है यहाँ पे, तो आप लोग जब इसके नोट्स बनाएंगे तो इस डेफिनेशन को आप लोग यूज कर लिएगा। बट इजी तौर पे अगर आप लोगों को समझने की बात करें तो ये है कि प्रतिनिधि जो है, प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो सारे नागरिक होते हैं या उनके कुछ अंश कह लीजिए, मतलब कुछ नागरिक होते हैं या पूरे के पूरे नागरिक होते हैं, उनकी अभिवृत्ति मतलब उनका एटीट्यूड, उनकी मान्यताएं, उनका दृष्टिकोण, उनकी इच्छाएं, आकांक्षाएं, मतलब वो जो है अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं और अभिवृत्तियों को किसी एक वर्ग के द्वारा वो अपना इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। मतलब एक ऐसे मतलब अपना पूरी जनता है उसमें से किसी एक ऐसे प्राणी को निकालते हैं जो जिसको वो माने कि ये हमारी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, हमारे व्यवहारों को ये पूरा कर सकता है। तो ये नागरिकों में से ही कोई एक ऐसा व्यक्ति निकलता है जो सरकारी कार्य करने के लिए इच्छुक रहता है और वो फिर क्या करता है कि जितने भी नागरिक हैं उनकी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को वो पूर्ति करता है। इसीलिए जिसके जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं पर उनका बाह्यकारी प्रभाव होता है। मतलब कि मान लीजिए एक कम्युनिटी है, एक समुदाय है, उसने अपने यहाँ से एक किसी को खड़ा किया इलेक्शन में, एक व्यक्ति को खड़ा किया, अब वोट दिया उसको और वो व्यक्ति जो है वो जीत गया। फिर क्या होगा कि जो कम्युनिटी ने, जिस कम्युनिटी ने उस व्यक्ति को जिताया है, तो हम देखेंगे कि उसी कम्युनिटी का प्रभाव उस व्यक्ति पर ज्यादा होगा। अन्य जो कम्युनिटीज हैं उनका प्रभाव उस व्यक्ति पर दिखाई नहीं देगा। वो जो व्यक्ति जो जीता है वो उसी कम्युनिटी की ज्यादा बात मानेगा जिसने उसको जिताया है, जिसने उसको शासन पद पर स्थापित किया है। तो इसी तरीके से देखेंगे कि हम उनका बाह्यकारी प्रभाव जो है, उस कम्युनिटी का प्रभाव जो है उस व्यक्ति पर ज्यादा रहेगा। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन मतलब किसी को प्रेजेंट करना। प्रेजेंट करना किस तरीके से, अगर कोई जो व्यक्ति है वो पूरी नागरिकों को रिप्रेजेंट करता है, उसका वो प्रतिनिधि होता है,
जनता के प्रतिनिधि, मान लीजिए हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर है, तो वो हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन जो यहाँ पर कर रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, पूरी जनता का रिप्रेजेंटेशन उनके पास है, वो जनता के सारे व्यवहारों, उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं की पूर्ति का सब ध्यान रखते हैं। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन है। एक लॉर्ड एक्टन जाने माने विचारक हैं, लॉर्ड एक्टन, इन्होंने कहा कि जो प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है, वो आधुनिक युग के महत्वपूर्ण अधिकार के रूप में आया है। मतलब वर्तमान समय में लॉर्ड एक्टन मानते हैं कि जो प्रतिनिधित्व है वो जो समकालीन युग है, आधुनिक युग है, उसमें एक महत्वपूर्ण अधिकार के रूप में आया है। यह लोगों को अधिकार मिला हुआ है कि वो अपना प्रतिनिधि चुन सके, वो अपना रिप्रेजेंटेटर चुन सके, जिसको अच्छा लगे, जो जनता को अच्छा लगे उसको वो इलेक्शन में जिता सके। अपना एक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार जनता को है। तो ये लॉर्ड एक्टन ने कहा कि वर्तमान में जो है एक अधिकार के रूप में रिप्रेजेंटेशन आया है। अब हम देखते हैं प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, दो सिद्धांत जाने माने प्रतिनिधित्व सिद्धांत हैं। सिद्धांतकार में दो वर्ग हैं इसके। प्रतिनिधित्व का जो थ्योरी रिप्रेजेंट करते हैं वो है, एक है उदार लोकतंत्रवादी प्रतिनिधित्व, मतलब जो उदारवादी विचारधारा को मानते हैं, लिबरल विचारधारा से जो संबंधित है, और दूसरा है समूहवादी समाजवादी प्रतिनिधित्व, मतलब जो सोशलिस्ट विचारधारा से प्रभावित है, कम्युनिटी विचारधारा से प्रभावित है, समूहवादी कम्युनिटी जिसे कहते हैं, सोशलिस्ट विचारधारा से जो प्रभावित है। तो प्रतिनिधित्व के दो सिद्धांत हैं, इसके दो वर्ग माने जाते हैं, एक उदार लोकतंत्रवादी प्रतिनिधित्व और एक समूहवादी समाजवादी प्रतिनिधित्व। तो जो उदार लोकतंत्रवादी प्रतिनिधित्व है वो क्या मानता है कि ये इसका जो मुख्य जोर होता है वो होता है व्यक्तिगत अधिकार पर। आप लोगों ने अगर लिबरलिज्म पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो लिबरल थ्योरिस्ट है, जो लिबरल थ्योरीज है, वो जो है व्यक्तिगत अधिकार को, मतलब पर्सनल राइट्स को ज्यादा जोर देते हैं, इंडिविजुअल राइट को ज्यादा जोर देते हैं। इनके लिए जो है व्यक्ति ही सब कुछ है, मतलब एक व्यक्ति ही सब कुछ है। ये मानते हैं उदारवादी कि जो व्यक्ति है वो रैशनल है। रैशनल मतलब तार्किक है, उसकी जो सोच है, उसकी बुद्धि क्षमता जो है वो रैशनल है, वो तार्किकता का प्रयोग करता है जब किसी चीज का चुनाव करता है। तो इसलिए कहते हैं कि एक इंडिविजुअल राइट होना चाहिए व्यक्ति के पास, ताकि चुनाव के समय जो है वो अपने व्यक्तिगत अधिकार का प्रयोग कर सके और अपनी इच्छा अनुसार जिसको चाहे वो चुन सके चुनाव में। तो इनका जो बल है वो सबसे ज्यादा है व्यक्तिगत अधिकार की। फिर ये कहते हैं मताधिकार का विस्तार होना चाहिए, मतलब जो मत का अधिकार है व्यक्ति का, जो एक व्यक्ति का मत का अधिकार है उसका विस्तार होना चाहिए, मतलब वो ब्रॉडर होना चाहिए, सीमित नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मत का जो अधिकार है कुछ ही व्यक्तियों को मिला है और सारे, मतलब पूरे देश में सभी व्यक्तियों को नहीं मिला है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि मताधिकार का विस्तार होना चाहिए और ये सभी को प्राप्त होना चाहिए। जैसे पहले क्या था, पहले ये था कि जो है जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उन्हें ही अधिकार था मत देने का। शुरुआती तौर पे जब ब्रिटेन वगैरह में ये सारी सिस्टम लागू हुआ, मत देने का अधिकार मिला वहां पर, यूके में जब मिला, तो यहाँ पर हम देखते हैं जब मिल का टाइम था, जेएस मिल का टाइम था, तो उस समय हम देखते हैं कि जो वोटिंग राइट्स थे वो बहुत चुनिंदा लोगों को मिले थे, जैसे फीमेल्स को नहीं मिले थे, विमेन्स को वोटिंग राइट्स नहीं था उस समय। उस समय सिर्फ जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो अमीर लोग थे, जो पढ़े लिखे हुए थे, जो अशिक्षित थे, उनको जो है मत का अधिकार नहीं मिला था, बल्कि जो रिच थे, जो एजुकेटेड थे, इन लोगों को जो है मत का अधिकार मिला था। तो इसलिए जो ये उदार विचारधारा के लोग थे, इन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, मत जो है वो सभी को प्राप्त होना चाहिए, मत का जो अधिकार है उसका विस्तार होना चाहिए और वो सभी को प्राप्त होना चाहिए, अमीर गरीब शिक्षित अशिक्षित सभी को
क्योंकि जो इन्होंने माना कि जो व्यक्ति है वो रैशनल है और उसे इतनी समझ है कि किसको चुनना है अपने लिए। फिर ये जो है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के पक्षधर हैं, जो ये उदार लोकतंत्रवादी प्रतिनिधित्व हैं, जो इसके विचारक हैं, ये मानते हैं कि अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जिसे कहते हैं, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, मतलब जो वयस्क है, जो युवा हो गया है, उसको मताधिकार मिलना चाहिए। यूनिवर्सल लेवल पे हमें देखनी चाहिए कि सार्वजनिक वयस्क मताधिकार सभी को मिलना चाहिए। ये गुप्त मतदान पद्धति के समर्थक हैं। ये मानते हैं कि जो मतदान होता है तो वो खुले में नहीं होना चाहिए, बल्कि वो गुप्त होना चाहिए। जैसे हम लोगों के यहाँ होता है गुप्त मतदान होता है, कि हम मत देते हैं बट दूसरा कोई नहीं देख सकता है, हम अपने अकॉर्डिंग जाते हैं, हम अपनी इच्छा से किसको मत दे रहे हैं ये दूसरों को पता होने की आवश्यकता नहीं होती है, हमारी इच्छा पर निर्भर करता है हमें किसे मत देना है। तो ये गुप्त मतदान के समर्थक हैं। ये स्वतंत्र संवैधानिक निर्वाचन की बात करते हैं, मतलब ये कहते हैं कि जो इलेक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, मतलब संवैधानिक तौर पर होना चाहिए, क्योंकि जो उदारवादी वाले लोग हैं ये संविधान पर ज्यादा बल देते हैं कि सभी को संविधान में अधिकार मिलना चाहिए, लोगों को संविधान के थ्रू ही पूरा कंट्री चलना चाहिए। ये क्या ये मानना है संविधान के द्वारा ही सारी चीजें निर्मित की जानी चाहिए, अधिकार के मामले में, स्वतंत्रता के मामले में। तो इसीलिए कहते हैं कि जो इलेक्शन है वो स्वतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, मतलब संवैधानिक होना चाहिए और फ्री होना चाहिए, इसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन होना चाहिए जिससे जो है जो इंटरफेरेंस है वो रुक सके, उसमें किसी का हस्तक्षेप ना हो। तो इसलिए एक जो चुनाव है वो स्वतंत्र होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। अब समूहवादी क्या मानते हैं? ये जो है समूहवादी और समाजवादी हैं, ये मानते हैं, ये इनका जो बल है वो व्यक्ति पर नहीं है बल्कि एक वर्ग, एक समुदाय पर बल है। इनका जो मानना है, ये व्यक्ति पर इतना बल नहीं देखते हैं कि व्यक्तिगत अधिकार की बात नहीं करते हैं, बल्कि एक पूरे कम्युनिटी की बात करते हैं, पूरे एक समुदाय की बात करते हैं। कहते हैं कि उसको अधिकार मिला हुआ होना चाहिए, पूरे एक समुदाय को अधिकार मिला हुआ होना चाहिए। व्यक्ति, ये मानते हैं कि जो व्यक्ति है वो समुदाय से ही बनता है, मतलब जब जो व्यक्ति है उसकी जो पहचान है उसके अपनी कम्युनिटी से है। तो इसलिए हमें व्यक्ति पर बल न देकर हमें एक कम्युनिटी पर, एक वर्ग पर, पूरे एक जो क्लास है उस पर हमें बल देना चाहिए। तो ये समूहवादी और समाजवादी प्रतिनिधित्व के विचारक मानते हैं। ये बहुमत वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब एक ऐसा वर्ग जिसको बहुमत प्राप्त हो उसका ये प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर इनका मानना है कि रिप्रेजेंटेशन में जो सामाजिक समता होनी चाहिए और आर्थिक शोषण का अभाव होना चाहिए। तो जो ये विचारक है, इसके समाजवादी जो विचारक है, ये मानते हैं कि जिस तरीके से लोकतंत्र में हम देखते हैं कि वहां पर सामाजिक समता होती है और आर्थिक शोषण का अभाव होता है, उसी प्रकार से जब वहां रिप्रेजेंटेशन हो रहा है या प्रतिनिधित्व हो रहा है, उसकी प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें भी सामाजिक समता होनी चाहिए और आर्थिक शोषण का पूर्णतः अभाव होना चाहिए। फिर ये मानते हैं सामाजिक हितों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, मतलब एक दल ऐसा हो, ये कहते हैं कि एक ही दल हो समाज में और वो ऐसा हो जो पूरे समाज का, उसके हितों का प्रतिनिधित्व कर रहा हो। तो इस तरीके से जो ये समूहवादी समाजवादी प्रतिनिधित्व के सिद्धांतकार हैं वो यह मानते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन के दो मुख्य वर्ग थे या दो क्लासिफिकेशन था, जो एक क्लासिफिकेशन जो उदारवाद पर बल देता है और दूसरा जो समाजवाद पर बल देता है। तो इन दोनों ने अपने अपने अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन के कुछ महत्वपूर्ण वो बताए कि किस तरीके से समाज में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और मतलब पूरी प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। तो ये जो है दोनों ये बताते हैं। अब हम देखते हैं प्रतिनिधित्व की
भूमिका, इसकी भूमिका क्या है, प्रतिनिधित्व की, रिप्रेजेंटेशन की भूमिका, या इसके कार्य कह लें हम, इसके कार्य क्या होते हैं, किस प्रकार से इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो प्रतिनिधित्व की भूमिका में हम देखते हैं, एक ऑथर हैं गार्नर, इन्होंने अपनी बुक लिखी 1952 में, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नेंस। तो गार्नर ने 1952 में ये बुक लिखी, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नेंस। इसमें इन्होंने प्रतिनिधि के 3 मुख्य कार्य बताए कि किस तरीके से जो प्रतिनिधि की भूमिका है वो महत्वपूर्ण है। उसके लिए इन्होंने प्रतिनिधित्व के 3 कार्य बताए। पहला कार्य इनके अनुसार यह है कि प्रतिनिधि को उस निर्वाचन क्षेत्र का सहायक समझा जाता है जहां से वह चुनाव जीता है। इसमें एरर हो गया है, मुझे आप 1 सेकेंड दीजिए। गार्नर कहते हैं कि पहला कार्य जो है, पहली भूमिका या कार्य हम देखें प्रतिनिधि का, तो इसको उस निर्वाचन क्षेत्र का सहायक समझा जाता है। सहायक मतलब दूत, एक तरीके से जो हेल्प करता है उस क्षेत्र में जहां से वह चुनाव जीतता है। तो जो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो एक प्रतिनिधि होता है, वो जो है एक हेल्पर की भांति होता है, एक सहायक की भांति होता है। उसे उस निर्वाचन क्षेत्र का ध्यान रखना होता है जहां से वह चुनाव जीतता है। निर्वाचन क्षेत्र जो क्षेत्र चुनाव के लिए बांटे जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा इलेक्शन के दौरान क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया जाता है पूरे देश को, विभिन्न उसमें कि कहाँ पे कब इलेक्शन होने हैं, किस टाइम पे इलेक्शन होने हैं, तो वो डिवाइड हो जाता है। तो उस जिस क्षेत्र से जो खड़ा हुआ है प्रतिनिधि, उसका वहां पर वो एक दूत की तरह कार्य करता है, लोगों की सहायता करता है जहां से वह चुनाव जीतता है। तो पहला इसका मुख्य कार्य है, या इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी है। दूसरा, उसे पूरे राज्य का प्रतिनिधि समझा जाता है, वह सामान्य हितों का संवर्धन करता है। मतलब जो प्रतिनिधि है उसे पूरे राज्य का प्रतिनिधि समझा जाता है, पूरे स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव समझा जाता है जब वो चुनाव जीत जाता है। फिर उसे जो है कार्यभार सौंपा जाता है, और ताकि जो है वो सामान्य हितों का, जो जनता का हित है उसका संवर्धन कर सके, उनका निर्वहन कर सके, उनकी हितों की पूर्ति कर सके। तो इस प्रकार से जो है इसे एक तरीके से पूरे राज्य का प्रतिनिधि समझा जाता है। तीसरा, उसे राजनीतिक दल का प्रवक्ता समझा जाता है। मतलब प्रतिनिधि को राजनीतिक दल का प्रवक्ता भी समझा जाता है, स्पोक पर्सन जिसे कहते हैं। स्पोक पर्सन मतलब जो बोलता है अपने दल के बारे में। तो जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो एक तरीके से अपने पार्टी का प्रवक्ता भी होता है। तो इस तरीके से ये पूरा जो है रिप्रेजेंटेशन के 3 मुख्य कार्य हैं। अब हम देखते हैं प्रतिनिधित्व के प्रकार कि कितने प्रकार का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसी में ही हम देखेंगे पूरा इलेक्टोरल जो प्रोसेस है हमारा वो समाहित है कि इलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से होती है, कौन कौन सा सिस्टम किस किस देश में है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर समझेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों के कुछ क्वायरीज देख लेती हूँ। अगर यहाँ तक आप लोग प्रकार कितने प्रकार का होता है, बेसिकली मोटे मोटे तौर पे प्रतिनिधित्व के 4 प्रकार होते हैं। बट अगर आप अगर बुक्स देखेंगे ना तो उसमें बड़ा हॉच पॉच टाइप का रहता है कि ये कई प्रकार के बता दिए गए होते हैं, उसमें सारा लिस्ट सिस्टम और ये जितना टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन वोट जिसे एकल हस्तांतरणीय पद्धति कहते हैं, तो ये सारी
चीजें उनमें हौच पौच करके दी हुई हैं, बट आप लोग एक क्लियर कट होके चलिएगा कि प्रतिनिधि के जो है मोटे मोटे 4 प्रकार होते हैं। पहला जो है वो है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व मतलब टेरिटोरियल, टेरिटरी मतलब जो टेरिटरी से जुड़ा हुआ है वो, उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका रिप्रेजेंटेटर कैसा होना चाहिए, मतलब एक तरीके से टेरिटरी से जुड़ा हुआ रिप्रेजेंटेशन प्रादेशिक प्रतिनिधित्व कहलाता है। दूसरा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, इसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ही हमारे 2-3 और रिप्रेजेंटेशन आ जाते हैं, सिस्टम आ जाते हैं कि इलेक्टोरल प्रोसेस में हम वो सारे सिस्टम देखेंगे, बट यहाँ पर इसको हम समझ लेंगे तो वो आने वाले स्लाइड्स में भी होंगी। उसके बाद तीसरा जो है वो है अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व, मतलब माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन। माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन के बाद जो चौथा है वो है प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व, मतलब फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो जो प्रतिनिधित्व है इसके मोटे मोटे 4 प्रकार हैं। अब हम एक एक करके इन सारे प्रकार को समझेंगे कि होते क्या क्या है और इसके अंदर जो है कौन कौन सी सिस्टम पाई जाती है, और बेसिकली कहाँ कहाँ ये सिस्टम ज्यादा फेमस है, ये सारी चीजें जो है हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रादेशिक प्रतिनिधित्व समझ लेते हैं, जिसे रिप्रेजेंटेशन, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो जो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व है ये जो है बेसिकली किसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, मतलब एक टेरिटरी से जुड़ा हुआ है कि जब कोई निर्वाचन होता है, मतलब चुनाव हो रहा होता है, तो आप देखेंगे कि भूभाग को बांट दिया जाता है कि ये स्टेट, मान लीजिए ये स्टेट, इसका इलेक्शन इस दिन होगा, दूसरा स्टेट, ए स्टेट का इलेक्शन इस दिन होगा, बी स्टेट का इलेक्शन इस दिन होगा, सी स्टेट का इलेक्शन इस दिन होगा। तो वो जो है टेरिटरी के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से जो है वहां पर बांट दिया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि देश को, पूरे देश को इसमें किस तरीके से विभाजित किया जाता है। 2 तरीके से पूरे देश को विभाजित किया जाता है इस रिप्रेजेंटेशन में, मतलब टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में पूरे देश को 2 भागों में विभाजित कर लिया जाता है। पहला एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में, दूसरा बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में। तो एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र वो होता है जब सारे क्षेत्रों को, जितने भी क्षेत्र हैं और उनको उतने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन किया जाता है जितने सदस्यों का निर्वाचन करता है, और हर एक क्षेत्र से एक सदस्य का चुनाव किया जाता है। मतलब इसको इजी वे में समझिए कि जब जितने क्षेत्र हैं, सारे क्षेत्रों को, ये जो हम पहला भी समझ रहे हैं एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, इसमें क्या होता है कि सारे क्षेत्र को उतने निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है, मतलब उतने चुनावी क्षेत्रों में बांट दिया जाता है जितने सदस्य का निर्वाचन कराना होता है। मतलब हर एक क्षेत्र से एक सदस्य होगा, हर एक क्षेत्र से एक सदस्य होगा, उसे एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। मतलब एक क्षेत्र है, वहां से एक सदस्य है, वो एक क्षेत्र से होगा, दूसरा सदस्य है वो एक क्षेत्र से होगा। तो इस तरीके से एक क्षेत्र से एक सदस्य होगा, तो उसे कहते हैं एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। अब हम देखते हैं बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। इसमें क्या होता है कि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र मतलब कि एक क्षेत्र से बहुत सारे सदस्य खड़े हो जाते हैं। इसमें टेरिटरी को ऐसे विभाजित किया जाता है जहां पर मान लीजिए दिल्ली का जहां कोई एक इलाका ले लीजिए, जैसे कि दिल्ली का जो यूनिवर्सिटी वाला इलाका है, नॉर्थ इलाका कहा जाता है, तो वहां पे हम देखेंगे कि वहां से बड़े सारे सदस्य खड़े हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो उसे बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। तो इस तरीके से ये प्रादेशिक प्रतिनिधित्व को 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहला जहां से हर क्षेत्र से एक एक सदस्य चुना जाता है, दूसरा जहां एक क्षेत्र से ही बहुत सारे सदस्यों को खड़ा किया जाता है, खड़े हो जाते हैं, मतलब एक क्षेत्र से बहुत सारे सदस्य जो है इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। तो जो ये एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का एग्जाम्पल है, ये बेसिकली हमारे इंडिया में भी देखा जाता है, फ्रांस में भी देखा जाता है, और नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, इन सब जगहों पर इसको देखा जाता है कि जब ये छोटे मोटे इलेक्शन
होते हैं, आप लोग देखेंगे एमसीडी का हो गया या फिर थोड़ा इससे और छोटे इलेक्शन होते हैं, तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि एक ही सदस्य खड़ा होता है एक क्षेत्र से। तो ये जो है इंडिया में भी एमसीडी के इलेक्शन में देखा जाता है, और फ्रांस वगैरह में भी जो छोटे मोटे इलेक्शन होते हैं वहाँ नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, बेसिकली ये इसके कंट्री है। वही जो बहुसदस्यीय है इसका इसराइल में देखा जाता है, मोनाको इंग्लैंड में, और इसराइल में बेसिकली इसको देखा जाता है। तो ये था टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन या प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। अब हम देखते हैं दूसरा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है जिसे समानुपातिक या आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं, ये जो है फेमस होता है बेसिकली। इसका जो नोशन है वो बहुत फेमस है, क्योंकि इसके अंदर जो है बड़े सारे और सिस्टम है जिसको कहीं ना कहीं अडॉप्ट किया गया है। तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो फेमस है। इसमें ऐसा प्रावधान है इस समानुपातिक प्रतिनिधित्व में कि इसमें ऐसा माना जाता है कि जिस दल को चुनाव में जितने प्रतिशत मत प्राप्त हो उतने प्रतिशत ही सीट भी उसे मिलती है। मतलब एक दल है, उसको चुनाव में जितने प्रतिशत मत प्राप्त है, मत मतलब वोट, जितने उसको वोट प्राप्त है जितना प्रतिशत, उतना प्रतिशत ही उसे सीट भी मिलेगा। तो ये एक तरीके से प्रोपोर्शन है, अनुपात है। अनुपात मतलब जितना प्रतिशत मत है, अनुपात रेशियो समझता है, प्रोपोर्शन जो दो डॉट होते हैं, अनुपात, उतनी प्रतिशत सीट्स भी उन्हें मिलेगी। तो दल को चुनाव में जितने प्रतिशत वोट मिले हैं उतनी प्रतिशत उसे सीट भी मिलेंगी। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है समानुपातिक प्रतिनिधित्व का। इसके अंतर्गत बेसिकली तीन जो है पद्धति आती है। पहली पद्धति है एकल हस्तांतरण मत पद्धति, मतलब एकल हस्तांतरण मत पद्धति। दूसरा, अभी हम इसके बारे में समझते हैं। दूसरा है सूची पद्धति, तीसरा है अतिरिक्त सदस्यीय चुनाव प्रणाली। तो ये जो है 3 प्रकार के जो है इसके अंतर्गत पद्धति आती है। अब ये तीनों पद्धति जो है अपने आप में फेमस हैं। आपको हर जगह ये दिखाई देंगी, हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री में विद्यमान है। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि एकल हस्तांतरण मत पद्धति क्या होती है, जिसे सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन वोट कहते हैं। जिसे ट्रांसफॉर्मेटिव वोट कहते हैं, मतलब जो हस्तांतरण होता है, एकल हस्तांतरण, सिंगल मतलब अकेला हस्तांतरण मत पद्धति। ये सबसे पहले जो है 1793 में एक डेनिश पहले देश था, इस समय 1793 में इसके जो थे मंत्री थे कार्ल आंद्रे, इन्होंने जो है इस पद्धति का विकास किया। एकल हस्तांतरण मत पद्धति का विकास सबसे पहले 1793 में कार्ल आंद्रे ने किया। उसके बाद इसकी जो प्रस्तुति थी, सबसे पहली बार जो प्रस्तुत किया जिसने इस पद्धति को मतलब एक तरीके से प्रैक्टिकली जो लागू किया जिसने, वो थे थॉमस हेयर। इन्होंने 1851 में एकल हस्तांतरण मत पद्धति को प्रस्तुत किया। इसीलिए जो है एकल हस्तांतरण मत पद्धति को कई बार हेयर पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे थॉमस हेयर ने फेमस करा और उसको बढ़ाया, इस पद्धति को प्रैक्टिकली लागू किया और सबसे पहले इन्होंने ही प्रस्तुत किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो है हेयर पद्धति के नाम से भी जानी जाती है। तो हो सकता है क्वेश्चन ये भी बन सकता है इसमें कि हेयर पद्धति को आप समझाइए या इसको देखो, वो आपको घबराइएगा नहीं। हेयर पद्धति जो है वो एकल हस्तांतरण मत पद्धति ही है। इसके बाद इसमें जो है इस पद्धति में क्या होता है कि मतदाता के द्वारा केवल एक मत प्रदान किया जाता है, मतलब केवल एक ही मत प्रदान किया जाता है, परंतु इसका प्रयोग वह वरीयता के रूप में करता है। मतलब अब हम समझते हैं इसको कि मान लीजिए एक मतदाता है
उसको जो है एक पर्चा दिया जाता है, एक फॉर्म टाइप का पर्चा जो होता है वो दिया जाता है, जिसकी बाईं ओर जो है सभी उम्मीदवारों के नाम होते हैं, सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके नाम होते हैं और उनके सिंबल्स दिए होते हैं, उनके नाम के साथ उनके सिंबल्स दिए होते हैं उस पर्चे में। और उसके जो दाईं ओर होता है वो जगह खाली होती है और उसको मतलब फिर उसमें जो है यहाँ पे कैंडिडेट्स हो गए, इधर जगह खाली कर दिया गया है। अब क्या करेगा जो मतदाता होगा वो अपनी वरीयता के आधार पर उन कैंडिडेट्स को वोट देगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक पर्चा दिया, उसमें मैंने लिख दिया बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी। अब मैंने ये सारे कैंडिडेट उसमें नाम लिख दिए, अब उसके कैंडिडेट्स के नाम लिख देंगे, सिंबल बना देंगे। कैंडिडेट्स में मान लीजिए बीजेपी के कैंडिडेट में मान लीजिए मोदी हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट में राहुल गांधी का नाम है, बीएसपी के कैंडिडेट में मायावती का नाम है, एसपी के कैंडिडेट में मुलायम सिंह का नाम है। तो ये नाम होंगे उस लिस्ट में। अब जो मतदाता होगा, अब वो मतदाता क्या करेगा, उस लिस्ट को देखेगा और जो उसकी पसंद होगी उसको वो सबसे पहला नंबर देगा, मतलब वो नंबरिंग करेगा। मान लीजिए उसको पसंद है पहले नंबर पे उसे बीजेपी पसंद है, तो वहां पर वो लिखेगा फर्स्ट। उसके बाद उसे दूसरे नंबर पे मान लीजिए मायावती की पार्टी क्या नाम है, बीएसपी पसंद है, तो वहां पे वो लिख देगा सेकेंड। फिर मान लीजिए थर्ड पे कांग्रेस पसंद है उसे, तो थर्ड पे कांग्रेस की जगह लिखेगा थर्ड। फोर्थ पे उसे मान लीजिए उनका मुलायम सिंह की पार्टी पसंद है, मुलायम सिंह का जो अखिलेश यादव की पार्टी, अभी अखिलेश यादव हैं कंटेम्प्रेरी टाइम में, तो उनके जगह पे फोर्थ लिखेगा। तो इस तरीके से वो वरीयता देगा अपनी कि उसको सबसे पहले कौन पसंद था उसे फर्स्ट नंबर पे रखेगा, सेकंड में कौन पसंद था उसको रखेगा थर्ड में, फोर्थ में, ऐसे करके वो देगा। अब देखा जाएगा इसमें कि जिसको सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर मिला हुआ है, मान लीजिए बीजेपी को सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर मिला हुआ है, तो वो जो है विनर है। तो इस तरीके से इसमें जो है मतदान दिया जाता है, मतलब उसकी वरीयता के आधार पर मत दिया जाता है मतदाता द्वारा। इस देखिए फिर उसके बाद अब क्या होगा कि इसका एक फॉर्मूला होता है, निर्वाचक अंक, मतलब कि टोटल जितना भी अंक है उसका निर्वाचन का, इलेक्शन में निर्वाचक अंक होगा इज इक्वल टू कुल वैध मत उसे कितना प्राप्त हुआ है अपॉन में स्थानों की कुल संख्या। हालांकि आप इस पे इतना नहीं जाइए, इतना डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना ध्यान रखिए कि जो उम्मीदवार है उसको अगर एक कैंडिडेट को मान लीजिए निर्वाचक अंक के समान या उससे अधिक मत प्राप्त हो जाता है तो वो विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो जो मान लीजिए बीजेपी है उसको वोट ज्यादा मिल गए हैं, अब वो निर्वाचक अंक के समान मिल गए हैं उसे वोट, जितना मतलब एक अंक दिया गया है मोटा मोटा कितना होना चाहिए या उससे ज्यादा उसे मिल गया है, तो वो जो है विजयी घोषित हो जाएगा, वो कैंडिडेट या वो उम्मीदवार। तो इस तरीके से ये एकल हस्तांतरण मत पद्धति है। इसके गुण और दोष भी हैं, वो सारी चीजें बाद की बात है, आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए क्योंकि अभी बहुत सारा है ये सब, तो समझने में टाइम लगेगा। उसके बाद अब हम समझते हैं सूची पद्धति। सूची जिसे लिस्ट कहते हैं, लिस्ट सिस्टम है ये। लिस्ट सिस्टम में जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो होगा वो लिस्टिंग के थ्रू होगा, लिस्ट बनेगी ये, फिर जो है मतदान किए जाएंगे। तो इसमें क्या है कि पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में देश को बांट दिया गया। इसमें क्या है कि जैसे भारत है तो उसको पूरे भारत को ही एक जो है निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाएगा और फिर उसमें जो है इलेक्शन कराया जाएगा। फिर इसमें क्या होगा कि जितने भी जो भारत में दल हैं वो जो है अपने अपने कैंडिडेट की एक सूची बनाएंगे, ठीक है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, ये सब है, तो ये क्या करेंगे जितने भी इनके कैंडिडेट्स हैं उन सब की ये लिस्ट बनाएंगे जो मतदाताओं के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। लिस्ट बना के वो फिर मतदाताओं के पास जाएगी, फिर मतदाता क्या करेंगे, दल को वोट देंगे। फिर इसमें क्या होता है कि इसमें जो है कैंडिडेट को वोट नहीं दिया जाता बल्कि पार्टी को वोट
दिया जाता है। जैसे पहली वाली हमने देखा एकल हस्तांतरण मत पद्धति में, हमने देखा कि उसमें जो है कैंडिडेट्स को वरीयता दी जा रही थी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है पूरा जो दल है उसको वोट दिया जाता है। मतलब जैसे बीजेपी है तो पूरे बीजेपी को वोट दिया जाएगा, ना कि नरेंद्र मोदी को वोट दिया जाएगा, उसमें से किसी प्रत्याशी को वोट नहीं दिया जाएगा, बल्कि पूरा जो उसका दल है उसको वोट दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है लिस्ट बनती है सभी दलों के द्वारा, और फिर वो जो लिस्ट जो है मतदाता के समक्ष जाती है, फिर मतदाता जो है वो वोट देता है दल को। जो दल हैं उनको उतनी ही सीटें प्राप्त होती हैं जितने प्रतिशत मत उन्हें चुनाव में मिला हुआ होता है। मतलब उतनी ही सीटें मिलती है जितना मत प्रतिशत जो है चुनाव के दौरान उन्हें मिला हुआ हो। तो ये है सूची पद्धति। अब हम देखते हैं अतिरिक्त सदस्यीय चुनाव प्रणाली, इसे एडिशनल मेंबर इलेक्शन कहते हैं शायद। हाँ, एडिशनल मतलब अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब जो बचा खुचा होता है ना, अतिरिक्त टाइप का। अच्छा, मैंने एक चीज भूल गई, मैं स्किप हो गई कि उन सारी एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली जो है वो बेसिकली कहाँ फेमस है ज्यादा। तो इसका जो प्रयोग होता है एकल हस्तांतरणीय मत का, वो इसका प्रयोग हम देखते हैं इंग्लैंड में, उत्तरी आयरलैंड में, और इंग्लैंड में और उत्तरी आयरलैंड में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तब वहां पर एकल हस्तांतरणीय मत का प्रयोग होता है। और अगर भारत में हम देखते हैं तो राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव के समय जो है ये एकल हस्तांतरणीय मत का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है दो जगह, 3-4 जगहों पर ये फेमस है कि जब एक यूएस में, सॉरी यूके में, ब्रिटेन में और उत्तरी आयरलैंड में हम देखेंगे कि वहां का जो विधानसभा है जब उसका चुनाव होता है तब प्रयोग किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली का। और भारत में जब विधानसभा और विधान परिषद और राज्यसभा का जब चुनाव होता है तब जो है एकल प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, हस्तांतरणीय वाला, एकल संक्रमणीय वाला। और जो वही लिस्ट सिस्टम है, इसका प्रयोग जो है इजराइल में, यूरोप में, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड जैसे इन सभी देशों में जो है इसका प्रयोग ज्यादा होता है लिस्ट सिस्टम का। अब हम आते हैं अतिरिक्त सदस्यीय चुनाव प्रणाली। हाँ, तो अतिरिक्त सदस्यीय चुनाव प्रणाली में हम देखते हैं कि इसमें जो है सर्वाधिक मत पद्धति, मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि आज की क्लास में बहुत इनफ हो गया और टाइम भी अब ओवर होने वाला है, तो आप लोगों को ये समझ नहीं आएगा। तो जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है वो इंडिया में फेमस है, इसलिए हमें थोड़ा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस पद्धति को करना है, इसलिए भी मैंने यहाँ छोड़ रखा है इसे। तो अतिरिक्त सदस्यीय चुनाव प्रणाली में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसका सरल शब्दों में मतलब समझे तो जिसे सर्वाधिक मत मिलता है वही जीतता है। तो सर्वाधिक मत पद्धति जो है ये, और सूची पद्धति जो भी हमने लिस्ट पद्धति पढ़ी, लिस्ट सिस्टम पढ़ा, इसका जो है प्रयोग किया जाता है। तो उसे, इन दोनों का मतलब मिश्रित प्रयोग होता है, तो उसे अतिरिक्त सदस्यीय चुनाव प्रणाली कहते हैं। जहां पर मतलब अतिरिक्त सदस्यीय चुनाव प्रणाली वो है जहां पर सर्वाधिक मत पद्धति और सूची पद्धति का प्रयोग होता है। ये बेसिकली जर्मनी जो है इसका एग्जाम्पल है। जर्मनी के आधी सीट्स पर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से इलेक्शन होता है और आधी सीट्स पर सूची पद्धति, लिस्ट सिस्टम से इलेक्शन होता है। तो मतलब दोनों पद्धति वहां पर विद्यमान है, तो इसे जो है अतिरिक्त सदस्यीय चुनाव प्रणाली कहते हैं। इसको टॉप अप मेंबर्स चुनाव प्रणाली भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो है वो है टॉप अप मेंबर्स। इसमें मतदाता द्वारा 2 मतों का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक मत वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में करता है, दूसरा मत का प्रयोग वो अपने सूची पद्धति के थ्रू जब मतदान होते हैं तब करता है। तो मतदाताओं को 2 वोट मिले हुए होते हैं यहाँ पर।
और ये देखते हैं कि यहाँ पे जो स्थायित्व और प्रतिनिधित्व दोनों का ही सामंजस्य देखा जाता है, मतलब स्टेबिलिटी भी बनी रहती है और रिप्रेजेंटेशन भी बना रहता है। तो इन दोनों का सामंजस्य अतिरिक्त सदस्यीय चुनाव प्रणाली में देखा जाता है। अब हम देखते हैं अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व। ये हमारा जो थर्ड है रिप्रेजेंटेशन का प्रकार, तो ये जो है माइनॉरिटी प्रतिनिधित्व इसे कहते हैं। मतलब कि जब रिप्रेजेंटेशन हो रहा होता है तो उसमें जो है माइनॉरिटीज को कुछ रिप्रेजेंटेशन भी मिला हुआ होता है। जैसा कि मैंने मिल के कोटेशन से समझाया था भी आपको कि रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। उन्होंने कहा था कि जो बहुमत प्राप्त कर लेता है वही रिप्रेजेंट करता है पूरे लोगों को, तो जिसे बहुमत मिला हुआ होता है वही रिप्रेजेंट करेगा। बट वो कहते हैं इसके साथ ही कि प्रतिनिधि शासन प्रणाली में बहुमत अवश्य शासन करता है, पर अल्पसंख्यकों को भी उनकी इच्छा का पालन करना चाहिए। मतलब जो शासन कर रहा है वो बहुसंख्यक को तो ध्यान में रखे, परंतु जो अल्पसंख्यक है उनकी इच्छाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कुछ विशेष तरीके बताए गए हैं, मतलब कुछ पद्धतियां बताई गई हैं। तो इनमें से ज्यादा इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं है कि मैं इनका सारा डेफिनेशन बताऊं, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इन अल्पसंख्यकों को किस किस प्रकार से मत मिला हुआ है कि वो अपने मत पद्धति का प्रयोग कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। तो सबसे पहला है दूसरा मत पद्धति, और फिर है विकल्प मत पद्धति, सीमित मत पद्धति, एकमत मत पद्धति, प्रवासी पद्धति, संचयी मत पद्धति, मतभाग और स्थानों का आरक्षण। तो ये 8 ऐसे जो है प्रतिनिधित्व को ये पद्धतियां मिली हुई हैं जिनके थ्रू अल्पसंख्यक जो हैं वो जो है अपना प्रतिनिधित्व बना सकते हैं। तो ये जो है 8 प्रकार के प्रतिनिधित्व मिले हुए हैं। अब हम देखते हैं प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व या फंक्शनल जिसे रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ये हमारा फोर्थ है कि हमारा टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए हम जल्दी जल्दी फिनिश कर रहे हैं। नहीं, मेरा थोड़ा मन था कि जो भी हमने ये 8 पढ़े हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफली बता दूं, बट क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है और लाइव भी खत्म हो जाएगा अभी, तो कोई फायदा नहीं है। फिर आप लोगों के 1-2 क्वेश्चन भी देख लेती हूँ। तो प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व क्या होता है, इसमें ये जो इसके जो होते हैं, इनके मानने वाले लोग हैं जो प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व के, इसमें है कि सामाजिक, आर्थिक एवं व्यावसायिक समूहों को राष्ट्रीय विधानसभा में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि इनके अपने विशेष हित होते हैं। तो ये प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व को मानने वालों का मानना है कि जो समूह है, ये सामाजिक समूह, आर्थिक समूह और व्यावसायिक समूह, ये जो तीनों समूह हैं, इनको राष्ट्रीय विधानसभा में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि इनके जो अपने विशेष हित होते हैं, इसलिए इन्हें विधानसभा में स्थान दिया जाना चाहिए। GDH कोल हैं, इन्होंने कहा कि समस्त सच्चा और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व प्रकार्यात्मक पद्धति है। तो इन्होंने माना कि जितना भी ये सच्चा लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व है, ये बेसिकली फंक्शनल या प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व के पद्धति पर बेस्ड है। तो ये जो है प्रकार्यात्मक पद्धति थी। तो इस तरीके से ये 4 रिप्रेजेंटेशन के प्रकार थे हमने पढ़े, जो आने वाले क्लास में हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम